हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन क्या होता है, उससे संबंधित फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे संबंधित थ्योरी, इसकी जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। और देखते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कितने टाइप्स का ये होता है, क्या इसमें यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ये फ्रिक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कोई भी कॉम्पिटिशन के अगर एग्ज़ाम दिए जाते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर इसमें से कुछ क्वेश्चन मिलता है और काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे इस पर डिफरेंट केस बन सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की दृष्टि से वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है, प्लेन यहाँ पर रफ प्लेन भी हो सकता है और एक स्मूथ प्लेन भी हो सकता है। अगर रफ प्लेन हम वहाँ पर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन की बात करनी पड़ती है। तो रफ प्लेन पर जब किसी बॉडी की मोशन होती है तो अगर कोई बॉडी किसी रफ प्लेन पे यहाँ पर रखी है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो भार mg है वो नीचे की तरफ वो काम करता है और r यहाँ पर जो इस प्लेन की रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ वो काम करती है। अगर इस पर बल एक F हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, ये कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी मोशन का वो अपोज करता है और ये आता कहाँ से है, जो हमारा प्लेन है वो अगर रफ है या खुदरा है, जितना हमारा प्लेन वो खुदरा होगा या रफ होगा तो उतना ही उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा वहाँ पर लगता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर चिकने सरफेस पे हम चलें या किसी खुदरे तल पर हम चलें तो खुदरे तल पर चलना इतना आसान नहीं होता है किसी बॉडी को, और कंपैरिजन टू जो हमारे चिकने तल होते हैं उस पर आसानी से फिसल सकता है। तो हम इस केस में हम कहते हैं कि जो चिकना तल होगा उसमें फ्रिक्शन कम होता है और जो खुदरा तल होता है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f हमने यहाँ दिखाया है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने दिखाया है। ये fs को यहाँ पर हम दिखाया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। आगे देखते हैं जो हमारे फ्रिक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब कोई बॉडी मोशन में नहीं होती है तो वहाँ पर जो अगर फोर्स हम लगा देते हैं लेकिन बॉडी मोशन में नहीं आती है तब वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर हम फोर्स को इंक्रीज करें तो एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि वहां से अगर आगे फोर्स बढ़ाया जाए तो बॉडी मोशन में आ जाती है और उससे नीचे बॉडी मोशन में नहीं रहती है, तो एक लिमिट आ जाती है। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वहां पर काम करेगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद अगर फोर्स को आगे बढ़ाया जाए तो देखते हैं कि वहां पर बॉडी मोशन में आ जाती है और वहां पर जो फ्रिक्शन उस टाइम पे काम करेगा वो हमारा एक काइनेटिक फ्रिक्शन आता है जिसको हम म्यू के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। तो कोई बॉडी प्लेन पर कितने एरिया में टच में है तो उस पर वो इंडिपेंडेंट होता है। Fs इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये F, ये जो नॉर्मल रिएक्शन R है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो एक तरीके से यूनिट लेस ये फिजिकल क्वांटिटी है, ना ही इसकी कोई यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पर Fs और R की जो है यूनिट बराबर होती है तो इसलिए ये डायमेंशन लेस हो जाता है। अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो F के लिखेंगे म्यू के R एंड और लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू और R लिखेंगे। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक तरीके से जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है उससे ज्यादा होता है, तो ये इसमें एक संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी है और फिसलने के लिए वहां पर वो तैयार है तो अब ऐसे केस में जो ये एंगल है इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो tan थीटा इक्वल टू म्यू यहाँ पे F/R के इक्विवेलेंट होती है। तो ये मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन या लत समतल पे मोशन है, इसको भी आगे हम देख करेंगे कि इसमें अगर कोई बॉडी किसी झुके हुए तल पर मोशन में होती है तो वहां पर कौन कौन से न्यूटन्स लॉ हम वहां पर कैसे लगाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करना है। तो आगे यहाँ पर दिया हुआ कि
मोशन इन ए लिफ्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमने फ्रिक्शन पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशंस हम कैसे अप्लाई करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे कैसे संबंधित कैसे सोल्व करते हैं कि अगर कोई मोशन किसके अंदर हो, लिफ्ट के अंदर हो। ये मान लिया यहाँ पर एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ पर बॉडी का भार mg नीचे काम करता है और जो ये लिफ्ट की यहाँ पर ये तल है, सरफेस है, तो प्लेन है, इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो ऊपर को काम करेगी। और इसके ये पूरी लिफ्ट है, इसके अंदर ये बॉडी रखी हुई है। तो यहाँ पर डिफरेंट केस बनते हैं कि बॉडी अगर मोशन में है, आप अगर ऊपर को मोशन में है या नीचे को मोशन में है, और अगर लिफ्ट की जो ये डोरी है अगर इसको काट दी जाए, ब्रेक कर दी जाए अगर डोरी को, तब उसकी मोशन वो कैसी होगी। तो ये केस हम इसमें डिस्कस करते हैं। पहला केस है इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट दैट इज a इक्वल टू 0। या हम ये कहें कि अगर पहला केस ये है कि अगर लिफ्ट रेस्ट पोजीशन में है, या हम कहें कि लिफ्ट एक कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो वहां पर जो उसका एक्सेलरेशन a होगा वो 0 होगा। केवल वहां पर ग्रेविटी जो ये हमारे ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो काम करेगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो r माइनस एम जी बराबर 0 होगा, या हम कहें कि यहाँ से r बराबर mg होगा। तो इस केस में जो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर भी खड़ा हुआ है, तो उसको देन दैट पर्सन फील्स हिज ट्रू वेट, जो उसका अपना वेट होगा लिफ्ट के। अगर हम कहें कि लिफ्ट में हम एक वेइंग मशीन पे उस व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं, तो और ये पहला केस उसमें हम यहाँ पर लगाएं कि जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से वो ऊपर को या नीचे को आ रही है, तो वहां पर अगर वेइंग मशीन पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वेइंग मशीन में उसका ट्रू मास ही वहां पर आएगा। सेकेंड केस में क्या है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे को नहीं जा रही है, बल्कि वो एक्सेलरेशन उसके अंदर है और मोशन कैसी है, अपवर्ड मोशन, ऊपर की तरफ को लिफ्ट वहां पर जा रही है, तो वहां पर केस क्या होगा, तब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो ये केस बनेगा r माइनस एम जी और इज इक्वल टू एम ए, या हम कहें कि r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो वहां पर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो g प्लस ए होगा। g यहाँ पर क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हम कहेंगे गुरुत्व त्वरण है, तो वहां पर ज्यादा गुरुत्व त्वरण काम करेगा, या हम कहेंगे द पर्सन फील्स मोर देन ट्रू वेट। तो जो उसका ट्रू वेट होगा, अगर वो वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ को जा रही है, एक्सेलरेशन उसके अंदर है, तो वहां पर उसका वेट जो एक्चुअल वेट है उससे ज्यादा उसको वहां पर रीडिंग उसकी वेइंग मशीन में आएगी, यानी कि उसको अपने भार से ज्यादा भार फील होगा। तीसरा केस है कि इफ a नॉट इक्वल टू 0, डाउनवर्ड मोशन, मोशन लिफ्ट कैसी है, डाउनवर्ड मोशन में है, तो तब ये न्यूटन्स इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, और इसी तरह से हम लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इसको देखेंगे r इक्वल टू एम जी माइनस ए आएगा। कि अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे को आ रही है, तब वहां पर जो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन काम करेगा वो g माइनस ए होगा, यानी कि जो पर्सन होगा वेइंग मशीन में जो उसका वेट में वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो उसके एक्चुअल वेट से कम वहां पर वेट आएगा। अगर लिफ्ट को यहाँ से इसको रस्सी को काट दी जाए, तो फिर ये मोशन फ्री फॉल हो जाती है अंडर ड्यू टू ग्रेविटी, और ऐसे केस में जो वेइंग मशीन है जिस पर वो लिफ्ट के अंदर व्यक्ति खड़ा है, तो रीडिंग वहां पर उसकी 0 आएगी, या हम कहेंगे वो भारहीनता उसको कहेंगे कि वेटलेस, एक तरीके से वहां पर वो फील करेगा। तो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब देखते हैं कि अगर मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर झुके हुए तल पर मोशन होती है, तो वहां पर कैसे कैसे हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, कैसे हम वहां पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक इंक्लाइन प्लेन लिया है और बॉडी को एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे उसको हमें यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो बॉडी का एक वेट है mg, वो नीचे की तरफ को काम करता है, और जो इस प्लेन की नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर को काम करेगी इस तरह से, इस डायरेक्शन में r काम करेगा यहाँ पर। और देखते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भार mg इस डायरेक्शन से थीटा एंगल ये बना लेता है। तो यहाँ पर mg के दो कंपोनेंट यहाँ पर बनते हैं, ये कंपोनेंट इसका mg कोस थीटा होगा और ये कंपोनेंट इसका इधर को mg साइन थीटा यहाँ पर होगा। तो अगर बॉडी की मोशन नीचे की तरफ को है, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ को काम करेगा। अगर बॉडी इधर को मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूटन्स की इक्वेशन होगी तो वो किस तरह से लगेगी, और बॉडी
डाउनवर्ड मोशन में है और साथ में वो बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन के साथ वो मोशन में है। तो यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशन क्या होगी, तो देखते R इज इक्वल टू mg cos थीटा होगा, R इज इक्वल टू यहाँ पर mg cos थीटा होगा, एक इक्वेशन होगी। और साथ ही ये इनके नॉर्मल जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाते हैं। अब देखते हैं जो इसके हॉरिजॉन्टल ये फोर्स होंगे वो कैसे बैलेंस यहाँ पर होंगे, क्योंकि मोशन इधर इस डायरेक्शन में है। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक mg sin थीटा जो नीचे को काम कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। ये नेट फोर्स के लिए इसको यहाँ से माइनस करेंगे और दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दिस इज इक्वल टू ma। ए है एक्सेलरेशन है कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इस केस के अंदर एक दूसरी इक्वेशन हमारी ये बनेगी। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस को लगा के हम उसके अंदर एक तरीके से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या हम कहें कि कुछ और यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं वो भी हम इसमें, या न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर जब हम करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें हम उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं और कैसे कैसे इन क्वेश्चन जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हैं कैसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसको समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इस पर कैसा है हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ए पर्सन ऑफ मास 65 kg stands in a lift and the lift is moving upward with an acceleration of 1.3 meter per second square. Calculate the force that floor exerts on person. कोई व्यक्ति है एक लिफ्ट के अंदर, वो यहाँ पर लिफ्ट के अंदर है, ये एक तरीके से एक पर्सन लिफ्ट के अंदर यहाँ पर है और लिफ्ट एक तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज 1.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से वो गिवन है और यहाँ पर मास ऑफ द पर्सन दैट इज m इज इक्वल टू 65 kg ये गिवन है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि फ्लोर, जो ये फ्लोर है वो पर्सन पर कितना यहाँ पर उस पर ये फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर फिर से वही होगा कि जो व्यक्ति का भार है वो mg नीचे काम करेगा और जो फ्लोर की नॉर्मल रिएक्शन है r वो ऊपर की डायरेक्शन में काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, एक जो लिफ्ट है वो अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट वहाँ पर हो रही है और बॉडी का मास ये है। तो इस केस में जो यहाँ पर हम देखेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर बनेगी तो वो बनेगी यहाँ पर r माइनस mg इज इक्वल टू ma। दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। द नेट फोर्स इज इक्वल टू r माइनस mg। तो यहाँ पर पूछा है कि r क्या है यहाँ पर जो फ्लोर ने इस पर व्यक्ति पर एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगाई है फोर्स, वो क्या है वो r है। तो r हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एक तरीके से। r इक्वल टू क्या होगा m g प्लस में a। तो m यहाँ पर दिया होगा 65 kg, g 10 पुट करेंगे और 1.3 यहाँ पर a रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 734.5 न्यूटन फीट आएगा। तो इतना फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगी, जो हम कहें कि जो लिफ्ट की फ्लोर है वो इस व्यक्ति पर लगाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, ए बॉडी ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन inclined at an angle 30 degree. Calculate the force required to push the body with an acceleration of 0.1 meter per second square in upward direction. Here we can use g is equal to 9.8 meter per second square. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हमारा एक नत समतल है, एक इंक्लाइन प्लेन है, जो स्मूथ प्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। स्मूथ प्लेन मतलब ये होगा कि वहां पर हमको फ्रिक्शन को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। ये थीटा एंगल है और थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है और एक बॉडी यहाँ पर इस प्लेन पे यहाँ पर रखी हुई है और इसको हमें किसने फोर्स इसको लगाना पड़ेगा ऊपर को पुश करने के लिए, ताकि हम इसको अपर डायरेक्शन मोशन हम इसमें दे सकें। मान लिया F फोर्स इस पे हमें लगाना पड़ेगा बॉडी को ऊपर की तरफ को पुश करने के लिए। तो यहाँ पर और फोर्स इस पे क्या काम कर रहे हैं, एक बॉडी का वेट भार mg नीचे को इसमें काम करेगा और इसके प्लेन की जो रिएक्शन है r
वो ऊपर को काम करेगी, और यहाँ से जो mg है वो एक यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये होगा mg cos थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा यहाँ पर mg sin थीटा। क्योंकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वहाँ पर है, तो न्यूटन्स इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, तो अगर इसकी हम जो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट है, तो r इज इक्वल टू यहाँ पर mg cos थीटा होगा, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, जो इसके इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर है उसमें न्यूटन सेकंड लॉ हम लगाते हैं, ये होगा F माइनस में mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। ये न्यूटन सेकंड लॉ हमने यहाँ पर इसमें लगाया, क्योंकि मोशन इसी डायरेक्शन में हो रही है और एक्सेलरेशन भी है, तो a भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर F फाइंड करना है, और यही वो फोर्स है जिसके हम लगाकर बॉडी को अपर डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन के साथ वहाँ पर पुश कर सकते हैं। दैट इज F इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे, mg sin 30 प्लस ma। तो यहाँ पर हम m कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर g 9.8 और sin 30 इज 1/2 और प्लस a इज गिवन 0.1। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मास यहाँ पर 25 kg गिवन है, और ये 4.9 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस में 0.1 यानी कि 5 हो जाएगा, 25 इंटू 5, और हम कहेंगे 125 न्यूटन। 125 न्यूटन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस बॉडी को ऊपर को पुश कराने के लिए। तो इस तरह से हम ये जो नत समतल की प्रॉब्लम्स हैं न्यूटन इक्वेशन लगा के वहाँ पर ये हल कर सकते हैं। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ए thief ऑफ मास 70 kg climbs with an acceleration of 3 meter per second square on a rock. The rock can bear a maximum tension of 650 Newton. Will the rock break? तो ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। अगर इसको डायग्राम हम यहाँ पर बना के समझे कि एक हमारे पास ये रस्सी है, इस पर कोई यहाँ पर एक थीफ या चोर इस पर इसके ऊपर यहाँ पर एक ये रस्सी पे ऊपर की तरफ को ये चढ़ रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो थीफ इस रस्सी की पकड़ के ऊपर की तरफ को यहाँ पर ये चढ़ रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो इस थीफ का यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास इज गिवन दैट इज 70 kg। तो ये भी कहा है कि जो मैक्सिमम टेंशन ऑफ रॉक, जो रॉक के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है, जितना तनाव ये झेल सकती है, वो यहाँ पर मैक्सिमम जो टेंशन यहाँ पर दी है, ये एक तरीके से 650 न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है। इतने न्यूटन से ज़्यादा ये भार नहीं सह सकती। अगर इससे ज़्यादा भार इस पर रस्सी पर हम लटकाएंगे तो रस्सी वहाँ पर टूट सकती है। तो हमें ये बताना है कि अगर कोई थीफ जिसका मास 70 kg है, इस रस्सी पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ को मूव करता है, या इस पर वो चढ़ रहा है, तो क्या रस्सी टूट जाएगी, क्या रस्सी या नहीं टूटेगी, ये हमें इसमें पता करना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसमें न्यूटन्स की इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी उसको हम देखते हैं। अगर रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो यहाँ पर T है, और इस बॉडी का भार mg नीचे को काम करेगा, ये भार mg है, तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, और वहाँ पर नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स अगर हम मान के चलें कि यहाँ पर T माइनस mg, ये हमने क्योंकि भार नीचे काम कर रहा है, टेंशन ऊपर को होगी, तो T माइनस mg बराबर ma यहाँ पर हम लगाएंगे, और टेंशन इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जब कोई थीफ इस रस्सी पर ऊपर को चढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह से इस रस्सी के अंदर कितनी टेंशन यहाँ पर, कितना तनाव यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। m यहाँ से कॉमन हो जाएगा, देन ये आएगा g प्लस a, मास इज 70 kg, g 9.8 यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस में 3 a की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर 70 इंटू 12.8, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 861 इतना न्यूटन। तो यहाँ पर
जो टेंशन क्रिएट होगी इसके हिसाब से वो रस्सी के अंदर 861 न्यूटन होगी, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 650 न्यूटन तक ही ये रस्सी सहन कर सकती है इतना तनाव। तो इसका मतलब होगा कि जो रस्सी है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी, दैट इज द रॉप विल ब्रेक, रस्सी टूट जाएगी यहाँ पर, तो द रॉप विल ब्रेक। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कुछ फ्रिक्शन से संबंधित या लिफ्ट की मोशन से संबंधित ये क्वेश्चन को हम न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बना करके हल कर सकते हैं।